नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएससी का जो इकोनॉमिक्स है उसके अंतर्गत जो डेवलपमेंट है उसमें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में समझेंगे। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं ऐसे बहुत सारी हैं, है ना, काफ़ी समय तक जारी रही चुकी। और इसके इतिहास की अवधारणा की बात के साथ साथ आज हम प्रथम पंचवर्षीय योजना को भी अच्छे तरीके से जानेंगे। ये मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि अभी अन्य श्रृंखलाएं जारी हैं, इसी प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं की भी श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं, है ना। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे जल्दी जल्दी जो है कवर करते चलेंगे। काफ़ी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मैं एक वीडियो में भी ला सकता हूँ, मगर आप खुद देखेंगे कितना प्रिसाइज फैक्ट्स हम आज के वीडियो में लेकर के आए हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है ना। एक वीडियो में मैं कुछ जानकारियां दे दूं, इससे अच्छा है भले हम अलग अलग वीडियोस बनाएं, मगर प्रिसाइजली आपको डेटा प्रोवाइड कर सके, हमारा ये उद्देश्य है ना। चलिए जी, वीडियो को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास के बारे में। देखिए, अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जनसमर्थन मिलने लगा था। लगभग क्या वर्ष 1944 में एक उद्योगपतियों का समूह एकजुट हुआ जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, है ना। 1944 में एक प्रस्ताव रेडी हुआ, बॉम्बे प्लान, जो भारत की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा उसकी बढ़ोतरी, उसकी वृद्धि हेतु प्लान रेडी किया गया, ठीक है। और जाहिर है 1944 में प्रस्ताव तैयार हुआ और करते करते जो है उसमें भी काफ़ी समय लग गया और वो समय आ गया स्वतंत्रता का। और ठीक भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा, ये जो बॉम्बे प्लान था उसको। और बॉम्बे प्लान से काफ़ी हद तक ये देखने को मिला कि वो सही ढंग से कार्य भी कर रहा है, ठीक है। आमतौर पर जब भी पंचवर्षीय योजनाओं की बात होती है, एक नाम ज़रूर सामने आता है, जोसेफ स्टालिन का। ये ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई थी। मगर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है भारत में लागू करने में इनका योगदान है, भूमिका है। ऐसा नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। इनका योगदान है पंचवर्षीय योजनाओं में सोवियत संघ में। पहले व्यक्ति यही थे पूरे विश्व में जिन्होंने इस बारे में सोचा। और थोड़ा जाने तो ये ज़रूर जानिए, भारत ने जो है अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला को शुरू किया, पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया, है ना। विशेष क्या था? अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास के लिए। अब थोड़ा सा इसकी अवधारणाओं के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है ना, जो अगले 5 वर्षों के लिए विभिन्न योजनाओं, उनकी क्रियान्वयन, आमदनी, खर्च और अन्य चीज़ों के बारे में होता है। वो अगले 5 साल के लिए, है ना। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट 2 भागों में डिवाइडेड होते हैं, गैर योजना बजट और योजना बजट, ठीक है। जो गैर योजना जो बजट है वो अलग अलग मदों पर खर्च किया जाता है, जो हर साल का है। और जो योजना बजट है ना, उसकी अगर बात करेंगे तो वो जो है वो 5 साल के लिए लॉन्च किया जाता है ना, अगले 5 वर्षों की योजनाओं के लिए। देखिए, लिखा भी हुआ है, योजना बजट को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है। सोचिए, 1951 से लेकर 2017 तक ये प्लान्स जारी रहे और अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजना पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित रहा, है ना। 2017 लगभग लगभग हर सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कार्य ज़रूर किया है। और इन योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने, विनियमित करने का कार्य किसका रहा? तो वो योजना आयोग नामक संस्था का होता था। सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। देखिए, वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
है ना। तो योजना आयोग क्या है, 2015 में नीति आयोग आ गया और उसके बाद नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए। एक था 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, एक था 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीति पत्र वही एक्शन एजेंडा, और एक था 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट, है ना। तो वो फिर यहाँ पे बात अटकी और चेंज हुआ कि 3 साल, 7 साल और 15 साल ऐसे इनको जारी किया गया, और फिर वो लास्ट मेरे अनुसार पंचवर्षीय योजना रही, है ना। और उसके बाद में जो है पंचवर्षीय योजनाओं को लॉन्च नहीं किया गया, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोगों ने आज सीख ली। अब हम प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक जो रही इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत के आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, एक युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने तर्क दिया उस समय कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए, है ना, क्योंकि इस पूरे प्लान में जो है बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं थी और व्यापक वृहद विकास की बात थी। और जाहिर है कोई भी देश तुरंत स्वतंत्र हुआ तो आमतौर पर यही होता है भाई, शुरुआत थोड़ा धीरे धीरे की जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। आगे ये सब है, इसके बारे में जानने वाले हैं, है ना। तो इसका उदाहरण है भांगड़ा नंगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था, है ना। ये हैरोड मॉडल पर आधारित था और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया था, ठीक है। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। सोचिए, आज़ादी मिली ही है हमको और 5 वर्षों के अंतर्गत 5 IITs बनाई गई। तो IITs का डेवलपमेंट और फाउंडेशन भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही है, आप मान सकते हैं, है ना। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% हुई। तो सोचिए, 2.1% वृद्धि दर थी लक्षित और 3.6% प्राप्त हुई। तो सफलता तो आपको सामने ही देखने को मिल रही है। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही प्रस्तुत किया था। ये तो क्लियर होता है, मगर उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो आदर्श वाक्य था, कृषि का विकास था, ठीक है, कृषि का विकास। और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था, ठीक है। तो कृषि का विकास मूल था और अर्थव्यवस्था, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी और किया गया उस पर कार्य। आज़ादी के बाद देश का पुनर्निर्माण करना इस योजना का विज़न रहा। एक अन्य मुख्य लक्ष्य देश में उद्योग, कृषि विकास की नींव रखना और लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, कम कीमत में शिक्षा प्रदान करना था। तो ओवरऑल जो है कृषि, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन 4 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो 1956 में योजना अवधि के अंत में 5 IIT प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू कर दिए गए थे। सोचिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मतलब आप लोग खुद आपको सोचना चाहिए, 10 वर्षों के अंतर्गत 5 IITs डेवलप हो गई, स्थापित हो गई, शुरू हो गई, है ना। UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना भी हुई, इम्पॉर्टेंट रोल अभी तक प्ले कर रहा है, यह भी उसी समय हुआ था। 5 इस्पात संयंत्रों को शुरू करने के लिए MOU जो अनुबंध होते हैं वो साइन कर लिए गए थे, और वो भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य तक अस्तित्व में भी आ गए, है ना, जिनकी नींव कब रखी गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो शिक्षा, और ये शिक्षा पर आधारित है और उद्योग, अर्थव्यवस्था पर आधारित है, ये वाली जो स्लाइड है ना। तो आप इसमें देख पा रहे हैं ये सभी उदाहरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और प्रथम योजना के अंतर्गत तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। इस अवधि के दौरान, जैसे हमने शुरुआत में बताया, कृषि और सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जिसमें भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी बांध शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO ने भारत सरकार के साथ मिलकर बच्चों के स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर को कम करने पर ध्यान दिया। स्वास्थ्य की बात आ गई, अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मगर स्वास्थ्य पर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया। तो ये हमने उदाहरण आप तक क्यों पहुँचाए, क्योंकि हम ये आपको उदाहरण देकर के समझाना चाह रहे हैं कि इन चारों चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किस प्रकार किया गया और जीते जागते उनके उदाहरण भी शामिल हैं, है ना। ऐसा ही नहीं है कि केवल बात ही हो रही हो। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण हमने आपके सामने रख दिए। तो ये हालांकि अंतिम जानकारी ही थी, थोड़ा सा सुन लीजिए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओवरऑल पंचवर्षीय योजना का जो एक विज़न था वो 2017 तक जारी रहा और बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसने प्ले किया। अच्छी बात है। बाकी ये आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको, तो कमेंट सेक्शन में ज़ाहिर तौर पर बिल्कुल पूछिए ही, है ना। नोट्स ज़रूर बनाइए, हमने बहुत बढ़िया आपको फैक्ट्स बताए हैं और जो जानना बहुत ज़रूरी भी है। अपन मिलेंगे ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।